नमस्कार मेरे साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हूँ इतिहास के वैदिक सभ्यता को। जैसा कि हम लोगों के बैच में वैदिक सभ्यता चल रही थी और वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लिखने को बता चुका हूँ क्या क्या लिखना था। आज हम जानेंगे उस वैदिक सभ्यता को किस प्रकार क्या क्या व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, उस वैदिक सभ्यता से संबंधित क्या थी वैदिक सभ्यता, इसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है। ये जो वैदिक सभ्यता है बेटा, इसकी जो टाइमिंग पीरियड मानी जाती है वो बेटा 1500 बीसी से लेके, कहाँ से बेटा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक मानी जाती है। कहाँ तक? 600 बीसी मानी जाती है। हाँ, बीसी बोले तो ईसा पूर्व, क्या बेटा? ईसा पूर्व। बीसी बोले तो ईसा पूर्व, ठीक है, ये मानी जाती है, ठीक है ना। तो क्या इसके पहले कोई सभ्यता रही थी? हाँ बिल्कुल रही थी बेटा। इसके पहले सभ्यता जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। इन सभ्यताओं को बेटा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसकी जो टाइमिंग पीरियड मानी जाती थी बेटा वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी मानी जाती है, ठीक है। एक तो टाइमिंग ये है और एक टाइमिंग बेटा 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी मानी जाती है। मतलब कई इतिहासकार इसे मानते हैं, कई इतिहासकार इसे मानते हैं। हालांकि आज का हमारा टॉपिक है जो बेटा वो सिंधु घाटी सभ्यता पे नहीं है, वैदिक सभ्यता पे है। ये थोड़ा सा वैदिक सभ्यता तक आने के लिए बेटा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हमें लेना पड़ता है। तो हम लेते हैं बेटा जो वैदिक सभ्यता है, इसके पहले की सभ्यता जो है बेटा वो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। और हुआ क्या होगा, मतलब कैसे ये वैदिक सभ्यता, हालांकि कुछ इसमें विवादित चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये बेटा नगरीय सभ्यता मानी जाती है। कैसी बेटा? नगरीय सभ्यता मानी जाती है, नगरीय सभ्यता मानी जाती है। जबकि वैदिक सभ्यता एक बेटा ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। कैसी? ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, ठीक है ना। तो ग्राम से बेटा नगर तो आना पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन नगर से बेटा ग्रामीण सभ्यता के नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता के बाद बेटा ग्रामीण सभ्यता आ जाए, ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। हालांकि ठीक है, अभी तक जो मान्यता है, मान्यता यही है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। हाँ, आगे चलकर धीमे धीमे चलकर आगे जैसे ही जब हम इसको भी वैदिक सभ्यता को बेटा दो भागों में पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक में, एक उत्तर वैदिक में। और जैसे ही हम उत्तर वैदिक के उत्तर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्र मिलने लगते हैं और महाजनपद काल को पढ़ते हैं। देखिएगा ये कैसे क्या व्यवस्थित चीज़ें रही होंगी, इन चीज़ों को बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, कई लोग ये जो वैदिक सभ्यता है ये पूरी बेटा आर्यों पर निर्भर करती है। किसकी बेटा? आर्यों की जानकारी देती है। किसकी देती है बेटा? आर्यों की जानकारी देती है। किसकी? आर्यों से संबंधित पूरी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाती है, आर्यों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती है। तो कैसा मानना रहा होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका बेटा विनाश प्राकृतिक रूप से हो गया होगा, एक चीज ऐसी भी रही होगी, ठीक है। और हो सकता है जल प्रलय से हो गया, जैसे कि मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया है कि बेटा जल प्रलय से हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया गया था, हो गया था, ठीक है। या फिर तो बेटा ऐसी भी एक परंपरा रही होगी कि वैदिक लोग जो एशिया, मध्य एशिया वाला पार्ट है, मध्य एशिया वाला पार्ट है, यहाँ से बेटा 6 से 7 इनकी आर्यों की 6 से 7 कम्युनिटी थी, वो चली थी। तो कुछ बेटा चीन से ऊपर साइड निकली हैं, कहीं नीचे साइड चली गई हैं, और बेटा जिनमें से एक बेटा जो कमेटी थी, यानी कह सकते हैं एक कमेटी नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं एक जो ग्रुप था वो बेटा भारत आया। कहाँ से आया? मध्य एशिया से बेटा भारत आया। क्या आया? और भारत आया, तो भारत आया होगा तो भारत में इन्हें ये वाली सभ्यता के लोग मिले होंगे, ये वाली सभ्यता के लोग मिले होंगे। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ये आए और इनसे हड़प्पा वाली सभ्यता, कौन सी बेटा? हड़प्पा वाली सभ्यता, इनका विद्रोह हुआ, इनकी लड़ाई, इन दोनों की बेटा लड़ाई हुई होगी, आपस में ये लड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये आर्य हैं। कौन है? आर्य हैं। और ये मध्य एशिया से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य एशिया से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं बेटा? मध्य एशिया से।
और मध्य एशिया वाले पार्ट में बेटा घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या बेटा? घास के मैदान पाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टेपी घास के मैदान पे, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। वहां से ये घास के मैदान पाए जा रहे हैं, घास पाई जा रही है, अर्थात इन आर्यों के पास बेटा पशुधन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? पशुधन पाया जा रहा है। ठीक है, ये लेके आ रहे हैं, तो ये आएंगे तो यहाँ भी इन्हें जगह चाहिए होगी, और जैसे ही ये भारत में एंट्री करेंगे तो बेटा इन्हें यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी होगी, और इनका आपस में एक, कहते हैं कि आपस में एक इनका युद्ध हुआ होगा, इनकी आपस में लड़ाई हुई होगी, और आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता लोगों को बेटा हरा कर या इन पर कब्जा कर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लगाई। कुछ लोग हार गए तो बेटा कुछ लोग आगे की ओर निकल गए होंगे। ठीक है, आगे की ओर मतलब कहीं नीचे की दक्षिण साइड में चले गए, और कुछ लोग वहीं बेटा पकड़ लिए गए, तो आर्यों के द्वारा उन्हें बेटा दास बना लिया गया। क्या बना लिया गया? दास बना लिया गया। दास में भी बेटा दो कैटेगरी पाई जाएगी, एक दास एक दस्यु। ठीक है, तो दास बना लिए हो तो उनसे अपने काम वाम निकलवाना है। दास की स्थिति कहीं कहीं पे मतलब उल्लेख एक, जैसे कि बेटा कई जगह उल्लेख मिलता है कि दास की स्थिति दस्यु से ठीक होती थी, मतलब अच्छी होती थी। और दास शब्द एक राजा के पीछे भी, उसके नाम के राजा के पीछे भी लगा मिलता है। ठीक है ना, तो दास को थोड़ा सा अच्छा दर्जा दिया जाता था दस्यु के अलावा। ठीक है, तो आर्य आके बेटा इस क्षेत्र में बस गए होंगे, और सुना ऐसा कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले भारत में आकर सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में बसे। किसने? सप्त, जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला जो एरिया पड़ता है उसमें बसे। तो ये तो बेटा कहानी थी कि आर्य आए, यहाँ तक आए, किस प्रकार बसे, क्या क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। लेकिन हकीकत में हमें वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ना चाहिए जो पेपर की दृष्टि से सही होता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। चलिएगा, इसे पढ़ने के लिए बेटा हम दो भागों में पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। एक पढ़ते हैं बेटा पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, और एक पढ़ते हैं बेटा उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता देखिएगा, पूर्व वैदिक सभ्यता को बेटा हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पूर्व वैदिक सभ्यता के समय पर ऋग्वेद का संकलन कर लिया गया था। हाँ, यहाँ पे तीन का संकलन यहाँ किया गया, एक का संकलन यहाँ किया गया था। ठीक आइएगा, इसका बेटा अगर टाइमिंग देखा जाए तो 1500 BC से लेके 1000 BC माना जाता है। 1500 BC से लेके 1000 BC माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक का बेटा 1000 BC से लेके 600 BC माना जाता है। इसके बाद भाई जैन वगैरह सब आ जाते हैं, जैन हैं, बौद्ध भगवान हैं, जैन भगवान, इन लोगों की चर्चा मिलती है आगे चल के। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है ना बेटा, तो इनमें बेटा इन संपूर्ण चीज़ों की जानकारी बेटा हमें वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। तो वेदों में हम सबसे पहले बेटा हम वेदों को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें बेटा, ये जो पूर्व वैदिक सभ्यता है ध्यान रखिएगा, और जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, ठीक है ना, तो इन दोनों को अलग, इससे ऋग्वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का संकलन मतलब ऋचाओं का संकलन है वो। ठीक है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि वेद अवतरित हैं, ये ऐसा है। ठीक है, पर्टिकुलर एक वर्ग के द्वारा ऐसी भ्रमताएं फैलाई गई हैं। ठीक है, तो उस व्यवस्था को आप देखिएगा कि संकलन किया जाता है कई गुरु। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस समय कुछ लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो अभी कागज है ना लिखा कुछ चल रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस समय कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इस समय सब कुछ ओरल चल रहा होगा, एक अपने गुरु के बाद शिष्य के बाद शिष्य के बाद उसके शिष्य के बाद, इस प्रकार परंपराएं चल रही होंगी बेटा, आगे की ओर बढ़ती जा रही होंगी परंपराएं। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइएगा हम लोग वेदों की बात करते हैं, और वेदों में बेटा सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पहले हमें ऋग्वेद पढ़ना होता है। क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? ऋग्वेद पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ऋग्वेद पढ़ना होता है। और दूसरे में बेटा हम सामवेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सामवेद पढ़ते हैं। और तीसरा बेटा हम ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, और बेटा जल्दी से आओ यजुर्वेद पढ़ते हैं। ठीक है,
और चौथा बेटा हम अथर्ववेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं, ठीक है ना, अथर्ववेद पढ़ते हैं। इन वेदों को हमें पढ़ना होता है, संपूर्ण जानकारी इन्हीं से हमें मिल जाती है क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बेटा ऋग्वेद रहे, ऋग्वेद का बेटा ब्राह्मण आए, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण एक ग्रंथ है और ब्राह्मण एक कास्ट जाति भी है, वर्ण व्यवस्था में भी पढ़ेंगे हम उन चीज़ों को, ठीक है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के मतलब अरण्यक आए, उपनिषद आए, इन चीज़ों को बेटा देखा गया और जानने की कोशिश की गई, तो उन्हें हम भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा हम ऋग्वेद के बारे में बेटा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आइएगा आगे की ओर बढ़ते हैं और ऋग्वेद को जानते हैं। किसे जानते हैं बेटा? ऋग्वेद को जानते हैं। ऋग्वेद को जानने की कोशिश करेंगे बेटा, ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहले बेटा कोई भी वेद हो उस वेद का हमें उपवेद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उपवेद पता होना चाहिए। तो ऋग्वेद का जो उपवेद बेटा जाना जाता है उसे बेटा हम आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। अब ऋग्वेद में बेटा कभी कभार देखा होगा, सबसे पहले तो ऐसे लीजिएगा, जैसे ऋग्वेद एक पुस्तक है और उसके हम वॉल्यूम खरीदते हैं। क्या वॉल्यूम? जैसे कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, इस प्रकार समझते हैं। तो ऐसे ही ऋग्वेद में बेटा जो वॉल्यूम है उन्हें मंडल बोला गया। क्या बोला गया? मंडल, ठीक है ना। और मंडल है, उन मंडलों में बेटा मंडलों की संख्या बेटा 10 बताई गई। कितनी बताई गई? 10 बताई गई। कितनी बताई गई बेटा? 10 बताई गई। और उस 10 में भी बेटा 10 में 10वां और 9वां बेटा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है 10वां और 9वां, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, हमें जानने की कोशिश करनी होगी बेटा कि किस मंडल में क्या है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बेटा 10वां और 9वां मंडल ही बेटा मतलब महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा, क्योंकि बेटा हमें भागवताचार्य तो बनना नहीं है, हमें केवल बेटा अपना पेपर निकालना है एक, और पेपर निकालने की दृष्टि से बेटा 10वें मंडल को हमें जानने की कोशिश करनी होगी। और 10वें मंडल की जानने की कोशिश करनी है तो इसमें दिया क्या है ऐसा 10वें मंडल में? तो बेटा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया है। क्या दिया है बेटा? पुरुष सूक्त दिया है। पुरुष सूक्त के बारे में दर्शन दिया, मतलब पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये तो बताओ सर कि पुरुष सूक्त होता क्या है? पुरुष सूक्त होता क्या है? कुछ नहीं है, पुरुष सूक्त की जानकारी दी गई है। पुरुष सूक्त बोले तो इसमें बेटा वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी। क्या बेटा? वर्ण व्यवस्था दी गई। क्या दी गई है? वर्ण व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई बेटा? वर्ण व्यवस्था दी गई है। और वर्ण व्यवस्था बेटा 4 प्रकार से मानी गई थी। कैसे मानी गई बेटा? 4 प्रकार से मानी गई थी। 4 प्रकार बेटा वो आपको भी पता होंगे, हमें भी पता होंगे। आप जल्दी से इसका इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा एक काम कीजिएगा, रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेने से पहले कुछ और इसमें जोड़ लीजिएगा। जैसे कि बेटा ऋग्वेद में बेटा मंडल पूछे जाएं तो बेटा कितने? 10। और ऋग्वेद में बेटा अगर सूक्त पूछे जाएं, कितने सूक्त पूछे जाएं तो बेटा 1028 इनकी संख्या बताई गई है। कितनी बताई गई बेटा? 1028 इनकी संख्या बताई गई है। और बेटा यदि आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यदि आपसे पूछा जाए बेटा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यदि आपसे पूछा जाता है बेटा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो बेटा आपको ऋग्वेद लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ऋग्वेद लिखना है। क्या लिखना है? ऋग्वेद लिखना है। और बेटा अगर आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो बेटा आपको विश्वामित्र लिखना है। क्या लिखना है? विश्वामित्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा? विश्वामित्र लिखना है। ध्यान रखिएगा, अगर बेटा ऋग्वेद में मंडल की संख्या पूछी जाए तो 10, और बेटा सूक्तों की संख्या पूछी जाए, सूक्त मतलब मंत्र, ठीक है, 1028। और गायत्री मंत्र बेटा कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया बेटा। और किसने रचना की गायत्री मंत्र की? तो बेटा विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। इन चीज़ों को बेटा आगे की ओर देखते हुए हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे। और अगर कभी भी बेटा आपसे पूछा जाए कि जो गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? क्या बेटा? किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? तो बेटा आपको हुआ क्या था बड़े, अच्छा गायत्री मंत्र गायत्री जी को समर्पित नहीं है, ध्यान रखिए। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। किसे बेटा? सावित्री को समर्पित है। किसे बेटा? सावित्री को समर्पित है। किसे? सावित्री को समर्पित है। सावित्री को मूल रूप से ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता है। ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, ब्रह्मा की पत्नी बताई गई हैं। समर्पित किसे है बेटा? सावित्री को। ऋग्वेद से लिया गया है बेटा, विश्वामित्र ने रचना की है। ऋग्वेद में
1028 सूक्त हैं। मंडलों की संख्या अगर पूछी जाए तो बेटा कितने हैं? 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में बेटा वर्ण व्यवस्था बताई गई है। वर्ण व्यवस्था क्या है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आपके सामने वर्ण व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं और पूरा बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा बेटा, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। बेटा ले लिया गया, जल्दी बताइए, कोई भी व्यवस्था हो तो बताइए। ठीक है ना, मैं डाल दें, चलिएगा आइएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद की बेटा 10वें मंडल। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हो रही है घर पे कि नहीं हो रही, कि मस्ती अस्ती तो नहीं चल रही तुम? हाँ नहीं तो पढ़ते रही होगा, नहीं तो बाबू सोना में बिदे रहो तो मोबाइल पे, हाँ नहीं तो मोबाइल पे पूरी मस्ती निकाल लो तुम, नहीं तो वहीं लगे रहो सुबह। हाँ मम्मी गए छत पे, गर्मी लगी छत पे लेट गए और लगे हो टिक टिक के मोबाइल में। अब बाबू हैं, बाबू सोना में नहीं बिदना ना, बेबी में भी नहीं बिदना है तुम्हें, समझदार हो बेटा, पढ़ते रहेगा नहीं तो बिदो। हाँ बाबू ये खा लिया, बाबू ने खाना खा लिया, ये खाना नहीं खाना है, आराम से खाओ, मस्त रहो, पढ़ते रहो, घर पे रहो। ठीक है ना, मार्कर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, आइएगा आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। रेस्टोरेंट तो जा ही नहीं पा रहे हो गए, आ जाओ। 1500 से BC से 600 BC से, अच्छा देखिएगा भैया बहन ध्यान दें विशेषकर, आइएगा 1500 BC से 600 BC पर ध्यान आइएगा। 600 ईसा पूर्व, भैया बहन ध्यान दें, फिर से ध्यान दें, जल्दी से आइएगा, आइएगा 600 BC चल रहे हैं। इसमें बेटा ऋग्वेद में क्या करना है, ऋग्वेद में बेटा हमें वर्ण व्यवस्था जाननी है। क्या जाननी है? वर्ण व्यवस्था। बेटा चर्चा कहाँ मिलती है? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। भैया बहन कहाँ चर्चा मिलती है? 10वें मंडल में। भैया बहन ठीक है। अच्छा बाबू चलो ठीक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस मंडल में मिलती है? 10वें मंडल में। कहाँ पे मिलती है बेटा? 10वें मंडल में मिलती है। आइएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में, और कौन सा बेटा? पुरुष सूक्त में। किसमें बेटा? पुरुष सूक्त। क्या दिया? पुरुष सूक्त। आएगा 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। एक बेटा ब्राह्मण, क्या थी? ब्राह्मण। दूसरी कौन सी थी बेटा? क्षत्रिय। कौन सी थी? क्षत्रिय। तीसरी बेटा शूद्र। कौन सी थी? शूद्र। और बेटा चौथी, और सॉरी यहाँ पे तीसरे पे वैश्य आएगा बेटा, वैश्य। और यहाँ पे क्या आएगा? शूद्र। ठीक है, आइएगा ब्राह्मण बेटा 1 नंबर पे आता था, क्षत्रिय 2 पे आता था, वैश्य 3 पे आता था और शूद्र 4 पे आता था। बेटा वैश्य था ये व्यापारी वर्ग था, क्षत्रिय रक्षा के लिए होता था, ब्राह्मण बेटा राजा को सलाह देने। हालांकि अधिकांश जगह बेटा ब्राह्मण और क्षत्रिय में विद्रोह होता रहता था। मतलब विद्रोह मतलब चौंच चलाओ, मतलब बातों से होता रहता था। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि एक दूसरे के प्रति खड़े हो जाते लड़ने नहीं, मतलब बातों से, क्योंकि ये और ये ना ये कम था ना ये कम था, दोनों आपस में। और ब्राह्मण वर्ग तो बेटा इस प्रकार से व्यवस्थित था कि कुल मिला के प्रत्येक चीज को अपने हिसाब से घेरे हुआ था। राजा को बेटा, हालांकि शिक्षित वर्ग था, इस वजह से हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग, उस समय की व्यवस्थाएं जो रही होंगी उन व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग ये पूरा अपने पूरे मतलब राजस्व को घेरे रहता था। पूरे सॉरी राजस्व को मतलब बोले तो पूरे राज्य व्यवस्था को अपने अंडर में घेरने की कोशिश किए रहता था। राजा को सलाह देने का काम इसी का होता था। तो आइएगा कहीं ना कहीं ये ऐसा कह सकते हैं कि राजा का सलाहकारी होता था। पुरोहित वर्ग, वही पुरोहित वर्ग ब्राह्मण है, पुरोहित कहते थे। क्या बेटा? पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग। अच्छा बेटा ध्यान रखिएगा, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय के लिए आपको धर्म को एक साइड रखना होगा। ये मैं वर्ण व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ जो वर्तमान की व्यवस्थाएं अलग हैं और पहले व्यवस्थाएं बेटा अलग थी। ऋग्वैदिक काल की व्यवस्थाएं पढ़ा रहा हूँ। आज से मैं बेटा लगभग आप देखिएगा 1500 साल ये वो 2001 साल, मैं 3500 मैं 3500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ जब व्यवस्थाएं क्या लागू हुई थी। इस वजह से व्यक्तिगत अपने आप में किन्हीं चीज़ों को ना लिया जाए बेटा, ये हिस्ट्री होती है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है देन आप बेटा उसे वीडियो को क्लोज करें, मत पढ़ें उस वीडियो से, ठीक है। लेकिन बेटा जो है वो मुझे बताना होगा, उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। पुरोहित वर्ग पे आइए, किस पे आइएगा? पुरोहित वर्ग पे आइएगा, ठीक है। तो बेटा पुरोहित वर्ग होता था, ये क्षत्रिय वर्ग होता था, ये वैश्य हुआ करता था, ये शूद्र हुआ करता था।
वैश्य बेटा टैक्सेशन का काम करता था, टैक्स प्रोवाइड करवाते था, ठीक है। क्षत्रिय बेटा रक्षा के काम आता था, किसके, रक्षा के काम आ जाता। रक्षा बोले तो मतलब कोई वो स्कूटी नहीं है रक्षा, ध्यान रखिएगा, रक्षा बोले तो मतलब सबके पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के काम आता था, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, रक्षा के काम आता था। और ब्राह्मण बेटा सलाहकारी होता था, कैसा होता था, सलाहकारी होता था। इतनी बात समझ में आई बेटा। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता, शूद्र बेटा इन सबकी हेल्प करने के लिए होता है, मतलब हेल्प क्या, इन सबकी सेवा करने के लिए होता था। शूद्र में भी कैटेगरी होती थी, दास दस्यु में जो पहले बताया हुआ था कि दास थोड़ा ठीक किस्म का शूद्र हुआ करता था और दस्यु एकदम निम्न किस्म का था। दस्युओं पे ज़्यादा मतलब जो मतलब ज़्यादा तरीके से अत्याचार होता था, ये कह सकते हैं आप। दास से थोड़ा कम होता था। आइएगा बड़ा पुरुष सूक्त में इसकी व्यवस्थाएं मिलती हैं। 10वें मंडल में है, ऋग्वेद है, वर्ण व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को बेटा सारी व्यवस्थाएं हम लागू करते हैं। इन व्यवस्थाओं को पढ़ने से साफ पूछा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ध्यान रखिएगा, इन चारों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कुछ कुल होंगे। अभी आपको यज्ञ बताए जाएंगे, यज्ञों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अभी वेद चल रहे हैं, वेदों को पढ़ेंगे, फिर इनके बेटा उपवेद के बारे में जानकारी रखेंगे, ब्राह्मण को जानेंगे, अरण्यक को जानेंगे, उपनिषद को जानेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और जितना भी बेटा आपको बता दिया जाए, यहाँ पे पढ़ा दिया जाए, उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोशिश मत करना। और कोई भी वैदिक सभ्यता के लिए कोई भी नेट पे डालना है, वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन बेटा होते चले जाएंगे। बस आपको वैदिक सभ्यता जितनी पढ़ाई जाए यहाँ से 3 से 4 वीडियो में, आप उसी को पढ़ना है, आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई है कि बेटा 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य टैक्सेशन का काम करता था, क्षत्रिय बेटा सुरक्षा के लिए होता था और ब्राह्मण बेटा पुरोहित वर्ग जो होगी सलाहकारी होता था राजा का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा बेटा। ठीक है ना, चलिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे आइएगा बेटा। मैं इसे मिटा ले देता हूँ ऋग्वैदिक काल। और बेटा ब्राह्मण को अलग, सबसे पहले तो हम क्षत्रिय वर्ग को देखते हैं, क्योंकि बेटा बात राजा की हो रही है, राजा आएगा तो बेटा ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। आइए क्षत्रिय व्यवस्था देखिएगा। क्षत्रिय ये सही लिखा है कि क्षत्रिय ये सही लिखा है? ये सही है, चलो जो भी देखिएगा। क्षत्रिय व्यवस्था देखते हैं कैसी बेटा, क्षत्रिय व्यवस्था देखते हैं। क्षत्रिय दूसरे नंबर की आती थी बेटा, क्षत्रिय होगा तो राजा होगा, क्या होगा? अच्छा, राजा का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा भूभाग आ गया, साम्राज्य है, बहुत बड़े आजकल के राजा नहीं, वो राजा नहीं है। यानी एक कबीलाई पद्धति है, बस वो कबीलाई मतलब कबीलाओं में रह रहे हैं, उनका अपना एक राजा है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार राजा है बेटा। राजा होगा तो बेटा राजा की क्या कंडीशन रही होगी ये देखिएगा बेटा। अगर बेटा हम बात ऋग्वैदिक की करें, ऋग्वैदिक काल की करें और उत्तर वैदिक काल की करें, उत्तर वैदिक काल की करें, ध्यान रखिएगा, तो बेटा राजा ऋग्वैदिक काल में बेटा ध्यान रखिएगा क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है, क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है, क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। जबकि उत्तर वैदिक काल में बेटा लोहे की जानकारी हो गई है, लोहे की जानकारी मिल गई है, लोहे की जानकारी मिल गई है। तो लोहे से बेटा बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ किया गया और बेटा क्षेत्र का महत्व आया। क्षेत्र का बेटा जैसे ही क्षेत्रों का महत्व आएगा तो क्षेत्र के लिए लड़ाइयां होंगी। ध्यान रखिए ऋग्वैदिक काल में बेटा गाय की रक्षा करनी पड़ रही है, ऋग्वैदिक काल में बेटा गाय की रक्षा करनी पड़ रही है। किसकी बेटा? गाय की रक्षा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा? महत्वपूर्ण क्या है बेटा? गाय है, गाय की रक्षा करनी पड़ रही है, गाय के लिए युद्ध होते हैं बेटा। जबकि बेटा उत्तर वैदिक काल में आए तो बेटा क्षेत्र के लिए युद्ध होते हैं। किसके लिए बेटा? क्षेत्र के लिए युद्ध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाय के लिए हो रहा है, मतलब पशुधन के लिए युद्ध हो रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे गाय है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों है? क्योंकि यहाँ तक बेटा लोहे की जानकारी नहीं है तो बेटा अच्छे किस्म के हथियार नहीं बन पा रहे हैं। जब बेटा उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है गंगा यमुना का जो दोआब वगैरह है यहाँ बेटा लोहे की सहायता से ही साफ किया गया। और इसी काल में उत्तर वैदिक तक आते आते गंगा यमुना के दोआब में भी ये आ के फैल गए थे।
मेरी बात समझ पा रहे हो कि बेटा ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र को महत्व नहीं दिया गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र का महत्व दिया गया है। यहाँ क्षेत्र के लिए बेटा युद्ध हो रहे हैं, यहाँ गाय के लिए युद्ध होते हैं कि गाय, अगर कोई किसी की गाय बांध, आजकल तो क्या होता है उनकी गाय बांध, आजकल तो गाय का कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई भी बांध ले कुछ भी कर ले। होता क्या है कि हम लोग हैं ना, अब गाय का महत्व गाय को रखें, गाय दूध देती है, सुबह दो लिया छोड़ दिया, जा रही है, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है बेटा। तो भाई जब प्राकृतिक चीज़ों का बेटा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी की देन है कि आज उसी की देन है बेटा कि आज हम इन चीज़ों से भुगतान भरना पड़ रहा है, इन चीज़ों को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरी बात समझ पाए बेटा कि राजा की क्षेत्रीय महत्व बेटा उत्तर वैदिक काल में आता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में बेटा गाय है महत्वपूर्ण और क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। अच्छा एक बात और सुनिएगा, ऋग्वैदिक काल में बेटा जो वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल में जो बेटा वर्ण व्यवस्था है वो बेटा कर्म पे आधारित है। किस पे? कर्म पर आधारित है। किस पे बेटा? कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, ठीक है। और जबकि बेटा उत्तर वैदिक में आते आते वंश पे आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था बेटा वंश पे आधारित हो गई। किस पे बेटा? वंश पर आधारित हो गई। किस पे? वंश पे आधारित हो गई। वंश पे आधारित मतलब राजा का पुत्र बेटा राजा बनने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में बेटा विलाई पद्धति थी, उसमें बेटा क्या होता था कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग होता था कि आपके अगर कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते थे, और बेटा आपके कर्म यदि व्यापार लायक व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापारी रहते, वैसे रहते थे। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में बेटा वर्ण व्यवस्था वंश के आधार पर आती है। देखिए छोटा मोटा गैप नहीं है, बहुत गैप है बेटा। ये पूरा 1500 से 600 बीसी में दिया गया है और ऋग्वैदिक का काल बेटा 1000 बीसी तक है। उत्तर वैदिक का 600 बीसी 400 साल की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ने में बेटा थोड़ा थोड़ा लगता है। यहाँ पे देखिए बेटा ये 1000 बीसी अंत हो रहा है, ठीक है ना, और इसे पढ़ने की दृष्टि से बेटा 600 बीसी पे अंत हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, 400 अंतराल बता रहा हूँ मैं। इसका ये सब रहा। अच्छा कर्म व्यवस्था की बेटा आधार दी जानकारी कहाँ से मिलती है बेटा? नवे मंडल से मिलती है। कहाँ से? नवे मंडल से मिलती है। वहाँ पे एक लाइन दी गई है कि मैं व्यापार करता हूँ, मेरा पिता पुरोहित का काम करता है, जबकि नहीं सॉरी मैं क्षत्रिय हूँ, मेरी माँ पुरोहित का काम करती है, मेरी माँ उसका मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा पिता पुरोहित का काम करता है और मेरी माँ व्यापार करती है। इस प्रकार की एक लाइन दी गई, तो इस लाइन से पता चलता है कि कर्म आधारित थी और ये ऋग्वैदिक काल में ये चीज़ें दी गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा? मुझे आशा है कि आपको क्षत्रिय में राजा ऋग्वैदिक काल में बेटा क्षेत्र पे वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, जबकि ये सब चीज़ें आपको राजा से संबंधित बेटा बातें समझ में आई होंगी। आशा है बेटा आज के लिए ऋग्वैदिक वेद को हम लोगों ने पढ़ा और उन्हें जानने की कोशिश की। आशा है बेटा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी आपको समझ में ना आए बेटा वो कमेंट में आप छोड़ के रखें। मैं उन कमेंटों को पढ़ने के बाद आपको बेटा अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। कल तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद बेटा। एक बार फिर विनम्र निवेदन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो जब ही घर के बाहर निकालिए, अन्यथा बेटा आप घर पे रहें, आराम से पढ़ें। कल तक के लिए बेटा हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।